ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे यह भारतीय संविधान का टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत कहने का क्या अर्थ हुआ, यानी भारतीय संविधान का स्रोत, ये स्रोत क्या है। जैसे पहले ये समझें कि स्रोत क्या है। स्रोत का अर्थ होता है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके इनकम का स्रोत क्या है, यानी आपके आय का जो सोर्स क्या है, या कोई कहता है आपके नॉलेज का सोर्स क्या है, या कोई कहता है कि आपने ये जो चीजें प्राप्त की इसका सोर्स क्या है। इसका अर्थ है कि आपने ये चीजें कहां से प्राप्त की है, या आपने इन चीजों को कैसे प्राप्त किया है। तो आप समझ गए कि सोर्स का अर्थ क्या होता है, कि आपने इसे किस तरह से, सोर्स यानी स्रोत का अर्थ होता है कि ये चीजें आपने कहां से ली है। अब बात यह हुआ कि आप जान ही रहे हैं, पिछली क्लासों में हमने लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर एक संविधान सभा का गठन किया गया, और इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को बनाकर तैयार कर दिया। और यह जब संविधान तैयार कब हुआ, इसे संविधान सभा द्वारा इस संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आप जान ही रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने अंगीकृत किया था। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जिस समय इस संविधान को अंगीकृत किया गया था कितने सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर किया था। अब आगे चले, हमने देखा कि जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें कुल कितने भाग थे, तो इसमें भाग जो थे 22 थे, और इसमें जो है अनुसूचियां कितनी थी, तो आप जानते हैं कि 8 अनुसूचियां हैं। अभी कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद 395 थे, जो आज बढ़ के 450 प्लस हो गए हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखी है। आज हम अब यही देखेंगे कि ये सारी चीजें जो 395 अनुच्छेदों में जो बातें लिखी गई, ये कहां से ली गई है, कैसे ली गई है। बात समझ में आया। तो देखें कि ज्यादातर हमारे संविधान में ज्यादातर बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से ले लिए गए। कहां से, लगभग 250 अनुच्छेद कहां से ले लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आपसे प्रश्न यही पूछता है कि संविधान में अधिकतम चीजें कहां से ली गई है, तो क्या कहेंगे 1935 के अधिनियम से। यहां तक तो आप समझ गए स्रोत क्या है, और ज्यादातर संविधान में जो बातें हैं वो कहां से ली गई हैं, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब देखें कि अब प्रश्न कभी कभी होता है कि संविधान अलग अलग चीजें पढ़ी, हमने अलग अलग देशों से व्यवस्थाएं देखी, लेकिन उसको मैंने हूबहू हमारे संविधान में कॉपी नहीं किया गया। या ब्रिटेन से किया गया हो, या यूएसए से किया गया है, रसिया से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से, किसी भी देश से हमने यदि कुछ चीजें ली उस देश के संविधान से, तो हमने हूबहू कॉपी नहीं किया है। हमने उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीयों की जरूरत के अनुसार उसे अपने संविधान में समाहित किया, उसमें भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तित करके भारत हमने अपने संविधान में समाहित किया है। बात ये समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि हमने अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली, लेकिन हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय नागरिकों के जरूरत के अनुसार उसे परिवर्तित करके अपने संविधान में शामिल किया है। हूबहू कॉपी नहीं किया है। बात हो गया, सेम टू सेम हमने उसे कॉपी नहीं किया है। तो देखें कि अधिकतम बातें यदि प्रश्न पूछेगा तो लगभग 295 अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो हैं वो बिल्कुल 1935 के अधिनियम से ले लिए गए। 1935 के अधिनियम से कुछ एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर अब प्रकाश डालते हैं। आइए, एक और प्रश्न है। आप जान ही रहे हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्लियर हुआ। तो और यह हमारा संविधान
लचीला है। लचीला का अर्थ होता है कि हम जरूरत के अनुसार इसमें अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन करके कुछ चीजें जोड़ सकते हैं और कुछ चीजें घटा भी सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। अब देखिए कि 1935 के अधिनियम से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है। तो देखें कि 1935 के अधिनियम से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि जैसे आज का जो हमारा सिस्टम है वो कैसे है, दो तरह के हैं, एक केंद्र है और जिसे हम संघ कहते हैं और एक राज्य है। तो केंद्र और राज्य ये दोनों व्यवस्थाएं, दो व्यवस्थाओं पर आधारित हमारा शासन होगा। ये हमने कहां से लिया, इसी व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का नाम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, भारतीय राज्यों का संघ। क्या नाम है इसका, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी ये भारत जो है ये राज्यों का एक संघ है। इसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं कि इसके हेड पे जो होगा केंद्र होगा और उसके बाद राज्य होंगे। इन दोनों को मिक्स करके जो व्यवस्था चलती है इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब समझ में आ गया कि संघ, भारत संघ कैसे है, क्योंकि कई सारे जो भारत के लगभग 29 जो राज्य हैं इन सभी राज्यों को मिलाकर जो है हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और इस तरह से केंद्र और राज्य अलग अलग दो सरकारें हों और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हों, एक दूसरे से मिलकर चलती हों, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, संघात्मक व्यवस्था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से लिया, तो हम क्या कहेंगे कि हमने यह 1935 के अधिनियम से संघात्मक व्यवस्था को लिया है। अब दूसरी बात है राज्यपाल। आप जानते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान यानी केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। क्लियर है, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। आप जान रहे हैं राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 153 के तहत राज्यपाल की अनुच्छेद 153 153 के तहत राज्यपाल की व्यवस्था है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछली क्लासों में हमने बता रखा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की व्यवस्था है। तो आप समझ गए कि केंद्र की कार्यपालिका का जो है प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में, 153 अनुच्छेद के तहत। लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है यहां केंद्र में किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, और राज्यों में किसके पास वास्तविक शक्ति होती है, मुख्यमंत्री के पास। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री के पास और राज्यों में राज्यों में मुख्यमंत्री आयोग। यानी इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 315 315 में लोक सेवा आयोग। अब आप बताएं किस भाग में इसका वर्णन है, तो संविधान के भाग 14 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है। क्लियर हुआ, लोक सेवा आयोग कहने का मतलब क्या हुआ, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र में काम करता है, सेंटर में जो है इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। राज्यों में जो लोक सेवा आयोग है इसे क्या कहते हैं, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ऐसे ही ये राज्यों की लोक सेवा आयोग है और ये केंद्र, यूपीएससी केंद्र का लोक सेवा आयोग है। ये लोक सेवा आयोग, ठीक है, सिविल सर्विस का वर्णन संविधान के भाग 14 में है और 315 में अनुच्छेद में। कहां से लिया गया, तो क्या कहेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसे लिया गया है। अब प्रश्न यह भी है, कभी कभी बच्चे अखिल भारतीय सेवाओं और लोक सेवा में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद
312 में है। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 352 में है, लेकिन लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। कंफ्यूजन में नहीं होंगे आप लोग। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में है, लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। क्लियर हुआ? अगर ये चीजें कहां से ली गई हैं तो हमने जान लिया कि ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आगे चलते अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है। अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये देखें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य हमने कहां से लिया है तो अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए हैं। आप जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे भारत में है और भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। कैसा है? गणतंत्रात्मक राष्ट्र है और गणतंत्रात्मक राष्ट्र का प्रधान जो होता है वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्र का एक प्रधान होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। तो हमारे गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 52 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के 52 में है। तो राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के कार्य जो है हम लोगों ने कहां से लिया है तो अमेरिका के संविधान से लिया है। अब उपराष्ट्रपति, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप ये भी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक समझ लिए। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी यदि राष्ट्रपति से पार्लियामेंट के सदस्य संतुष्ट नहीं हो, राष्ट्रपति पर भी उनकी संलिप्तता मानी जा रही हो, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सके। भ्रष्टाचार, वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में या किसी भी तरह की भ्रष्टाचार में यदि लगे राष्ट्रपति इस संलग्न है तो उन्हें हटाने की क्या प्रक्रिया है? महाभियोग। तो महाभियोग की यह प्रक्रिया कहां से लिया हमने तो अमेरिका से लिया है। किस अनुच्छेद में महाभियोग का वर्णन है तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग पास हो जाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ आया हुआ यह महाभियोग तो राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देते हैं। क्लियर हुआ? अब आप ये बताएंगे क्या भारत का कोई राष्ट्रपति है ऐसा जिस पर महाभियोग लगाया गया है। दूसरा प्रश्न यहां से आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत के का कोई ऐसा भी राष्ट्रपति है जिसे महाभियोग लगाकर हटाया गया है तो उसका नाम बताएं। और किसी भारत के अधिकार, आप जानते ही हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग कितने में है तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य कहां से लिए गए अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से। क्लियर हुआ? अब देखें, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे तो 7 थे। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। किस मौलिक अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप देंगे तो आप समझ गए कि ये 3 चीजें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आगे चलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका है और न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। न्यायपालिका के निर्णयों को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। न्यायपालिका के निर्णयों पर किसी का प्रेशर नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह कहां से लिया गया? यदि न्यायपालिका के निर्णय प्रेशर से आने लगेंगे तो देश
का भविष्य खतरे में हो जाएगा, जनता का जीवन खतरे में हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता काफी जो है आवश्यक चीज है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से लिया है? तो यूएसए के संविधान से। अब देखें सुप्रीम कोर्ट, अब देखें न्यायपालिका, अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहां से? अमेरिका से। तो देखिए दो बड़े भारत के दो बड़े पदों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है। कौन से? राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया है हमने? तो अमेरिका से। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की भी प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो अमेरिका से ली है। अब देखें कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है? एकहरी है। कैसी है? एकहरी है। अब ये अगली क्लास में हम समझेंगे जब न्यायपालिका समझेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। एक आपको हिंट्स भी दे रहे हैं कि 214 और 124 ये दो अनुच्छेद हैं। अब आप ये बताएंगे कि 124 में सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, 214 में हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, ये कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमने समझ लिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। अब देखें न्यायिक कार्य है कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय को की समीक्षा कर सकती हैं। यदि किसी भी न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि उसने जो निर्णय दिया है वह संदेहास्पद है, उसमें कुछ खामियां हैं, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वह इसकी समीक्षा करके इसमें बदलाव कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहां से लिया हमने? तो अमेरिका से। तो देखें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका से ली है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है ये अमेरिका से प्राप्त है। लिया है हमने, प्राप्त नहीं है, हमने लेकर अपने संविधान में समाहित किया है। ये सभी चीजें हमने वहां से ली है, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं किया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय वातावरण में, भारतीय नागरिकों की जरूरत के अनुसार इसमें हमने बदल के अपने संविधान में समाहित किया है। संविधान की प्रस्तावना, आप जान ही रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का एक सार है, जिसमें संविधान में क्या चीजें हैं और इसका उद्देश्य क्या है और संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को किस तरह की सुविधा दी जाएगी, इस सब का जो है सार ये संविधान की प्रस्तावना में है। और आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो ये सभी चीजें हमने कहां से ली है? तो अमेरिका से ली है। आइए आगे समझते हैं कुछ अन्य चीजें भी हमने अमेरिकी संविधान। ये आपात, वित्तीय आपात जो है तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के आपात होते हैं। एक को कहते हैं यानी राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में इसका वर्णन है। तो जो ये वित्तीय आपात है यह कहां से हमने लिया है? तो ये लिया है अमेरिका के संविधान से। इसके विषय में थोड़ा और समझ लें कि अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। क्लियर है? भारत में अभी तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग राष्ट्रपति ने नहीं किया है। अब देखें कि राष्ट्रपति शासन के विषय में समझ लें। जब राज्यों का शासन अस्त व्यस्त होने लगे, राज्य में अराजकता की स्थिति आ जाए, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है और यह प्रारंभ में 6 माह के लिए होता है। इसे हटाए, इसके पहले भी 2 मंथ में, 1 मंथ बाद भी राष्ट्रपति शासन को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम एक बार कितने मंथ के लिए इसे लागू किया जाएगा? 6 मंथ के। इसे फिर पुनः 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कितने साल तक यह लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। लेकिन बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होगी? पहली बार 6 मंथ, पुनः 6 मंथ, पुनः 6 मंथ, ऐसे करके हम कितने
वर्ष तक कर सकते हैं इसको, 3 वर्षों तक। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार किया गया था। क्लियर है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिस समय अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात भारत में पहली बार किस वर्ष लगा था। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आगे चलते हैं, आइए अब देखें संविधान की सर्वोच्चता। आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है सर्वोच्च है, सभी विधियों पर, सभी व्यक्तियों के ऊपर संविधान है, यानी भारत की संविधान सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया हमने? तो यूएसए से लिया। वित्तीय आपात कहां से लिया? यूएसए से लिया। मौलिक अधिकार कहां से लिया? यूएसए से लिया। ये सारी चीजें हम समझ गए कि क्या कौन कौन सी चीजें हमने यूएसए के संविधान से लिया है। अब आप आइए समझते हैं कि हमने ब्रिटेन की संविधान से क्या किन किन चीजों को, ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने किन किन चीजों को लिया है। और आप जानें कि ब्रिटिश का संविधान लिखित संविधान नहीं है, यह परंपराओं पर आधारित है। ये परंपराएं चलती आ रही हैं, जिस कानून की परंपरा, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये संविधान लिखित नहीं है। और ब्रिटिश संविधान, जो संविधान लिखित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसमें सुधार करने की, जिसमें संशोधन करने की गुंजाइश नहीं होती, वैसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। तो ब्रिटिश संविधान कठोर संविधान है, भारतीय संविधान लचीला संविधान है। अब देखें संसदीय सरकार, ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। अब देखिए संसदीय सरकार क्या, तो आप जानते हैं कि संसदीय सरकार यानी जो संसद है, संसद आप जानते हैं कि 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक कहते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन दोनों को संसदीय व्यवस्था कहते हैं, राष्ट्रपति में। तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय सरकार यानी राज्यसभा और लोकसभा का कहां से लिया हमने? तो ब्रिटेन से लिया है। अब देखें, आप जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतर सदस्य कितने होते हैं? 250। लोकसभा में अधिकतर सदस्य कितने हैं? 5 हो सकते हैं, 552। ये सदस्यों की संख्या कितनी होगी? या ये सारी, ये राज्यसभा, लोकसभा, ये हमने कहां से लिया है? तो संसदीय सरकार या संसदीय व्यवस्था जो हमने कहां से ली, तो क्या कहेंगे? ब्रिटेन से। अब आप समझ गए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, और राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, और लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये आप जो है बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके। अब देखें कि संसदीय सरकार, संसदीय व्यवस्था या संसदीय सरकार हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से। दूसरा लिया है विधि का शासन, यानी जो शासन व्यवस्था चले वो विधि के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले, और यह विधि का शासन और विधि के समक्ष सभी नागरिक एक समान हो। ये कहां से लिया है हमने? तो ब्रिटेन से लिया है। अब विधि के शासन का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है, आप जान ही रहे हैं, मौलिक अधिकार के तहत। इसके बाद से विधि की प्रक्रिया समझे। आप जानते हैं कि भारत में विधि बनाने वाली 2 संस्थाएं हैं। केंद्र स्तर पर जो है संसद है, जिसमें 3 लोग हैं, जान ही रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राज्य स्तर पर 3 लोग हैं। कौन कौन है? तो जिन राज्यों में विधान परिषदें हों, तो विधान परिषद, इसके बाद विधानसभा और राज्यपाल। और इसे राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। कि क्या कहते हैं? विधानमंडल। तो विधानमंडल के 3 अंग, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। केंद्र के विधायिका को क्या कहते हैं? संसद, राज्यसभा, लोकसभा और
राष्ट्रपति। तो यह विधि बनाने की प्रक्रिया कि कोई भी विधि यानी कोई भी कानून कैसे बनेगा, यह कहां से लिया हमने? तो ब्रिटेन से लिया। और विधि कैसे बनता है? तो सबसे पहले या तो लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा में बिल आता है, इस बिल पर चर्चाएं होती हैं, इस पर मत होता है, और यदि राज्यसभा पास कर दिया तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो यह विधि कानून बन जाएगा। तो यह प्रक्रिया हमने कहां से लिया? तो ब्रिटेन से। इसी तरह राज्यों में विधि कैसे बनता है? तो विधान परिषद, यदि जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं तो विधान परिषद में पहले जाएगा या पहले विधानसभा में जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स आप जवाब देंगे हमें, आप बताएं कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, और आप जान ही रहे हैं कि विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 169। अब देखिए विधानसभा आप बताएंगे, ये सब क्या अनुच्छेद बताएंगे, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राज्य जो है विधायिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल। तो विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए कमेंट कीजिए। और विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कमेंट कीजिए। तो ये जान ही गए, कोई बात नहीं। अब विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कमेंट करें। और राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उल्लेख करेंगे। तो आपने समझ लिया कि विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया, प्रक्रिया का अर्थ समझ गए, यही विधि की प्रक्रिया है कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा पास करेगी, लोकसभा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता। अब प्रश्न है एकल नागरिकता क्या है? भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता। द्विनागरिकता यानी ड्यूल नागरिकता का अर्थ क्या है? अब देखें कि एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत का में आपको एक ही तरह की नागरिकता मिलेगी। तो द्विनागरिकता का, ड्यूअल नागरिकता का अर्थ क्या है कि आप भारत के भी नागरिक हैं और पाकिस्तान के भी नागरिक रहेंगे। यदि आपकी दोहरी नागरिकता मिल गई, ड्यूअल नागरिकता मिल गई, सिटीजनशिप मिल गया, तो क्या आप भारत के नागरिक भी रहेंगे, अमेरिका के भी रहेंगे, क्या पाकिस्तान के भी रहेंगे, क्या बांग्लादेश के नागरिक रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ड्यूअल नागरिकता का अर्थ होता है कि एक नागरिक तो आपको केंद्र देता है यानी देश देता है, दूसरी नागरिकता आप उस स्टेट के नागरिक होते हैं। जैसे आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो एक तो नागरिकता आपको भारत की मिली और दूसरी नागरिकता आपको बिहार की मिलेगी या यूपी की मिलेगी या एमपी की मिलेगी, राज्यों द्वारा दी जाएगी। ऐसी नागरिकता को हम द्विनागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल है। केवल और केवल जो है एक नागरिक, माने यदि भारत में रहते हैं तो आपको एक तरह की नागरिकता दी जाएगी, किसी भी स्टेट में रहे तो आपको स्टेट की नागरिकता नहीं दी जाती है, इस देश की नागरिकता दी जाती है। लेकिन जैसे हम बताएंगे तो अब अमेरिका की नागरिकता कैसी है? ड्यूअल नागरिकता है। ड्यूअल नागरिकता का अर्थ समझ गए। अब देखिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, आप जान ही रहे हैं जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये सभी चीजें हमने कहां से लिया है? कहां से लिया? ये सभी चीजें हमने ब्रिटेन से ली है। तो लिए हैं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद क्या है? तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं इसमें कि आपको इन नीतियों के द्वारा जनता का हित करना है, जनता को सुविधाएं देनी है और एक आदर्श राज्य की परिकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। क्लियर हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास राज्य करे। लेकिन देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित सुविधाओं दाएं यदि राज्य के नागरिकों को नहीं मिलती है, इसके लिए वह न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकती हैं। क्लियर हुआ? अब देखें ये डीपीएसपी जो है, यही जो है राज्य को लोक
ये जो डीपीएसपी है ये राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। भाग 4 में वर्णित है, 36 से लेकर 51 में डीपीएसपी का वर्णन है। अब आगे चलें, ये डीपीएसपी ले लिया आयरलैंड से। इसके बाद से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने देखा था, अभी तक राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति, ये सारा चीज हमने कहां से लिया था, तो यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है यह कहां से लिया है हमने, आयरलैंड से। और यह चुनाव कैसे है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा यह जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें जो है भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है, कहां से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभाओं में सदस्यों का मनोनयन। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। कितने सदस्यों का, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और यह प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो राज्यसभा, ये वैसे लोगों को राष्ट्रपति जिन्हें समझता है कि सामाजिक, विज्ञान, कला, संस्कृति, विधि के क्षेत्र में जो लोग सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च स्थान पे होते हैं, जिनके पास इस क्षेत्र का सर्वोच्च ज्ञान होता है, उसे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये कुल सदस्य कितने होते हैं, 12। तो हमने समझ लिया कि आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। अब चलते हैं, हम देखते हैं जर्मनी लिया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, हमने देखा था पीछे अभी पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति को 3 तरह के आपात शक्तियां प्राप्त हैं। आपात शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात, इसको कहते हैं राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। क्लियर हुआ। अब राष्ट्रीय आपात के समय, इस आपातकाल में भारत का राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है, मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है केवल 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय जो है मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है। किस किस को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। यह कहां से लिया हमने, तो यह लिया है जर्मनी से। कहां से लिया है, जर्मनी से। आप जानते हैं कि यदि एक अपवाद है कि यदि राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह या विदेशी आक्रमण हो जाने की स्थिति में हो गए हो, उस स्थिति में लागू हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह 20-21 तो छोड़ेगा ही, 19A को भी वह प्रतिबंधित नहीं करेगा। लेकिन यह अपवाद है, सामान्य जो है तो राष्ट्रीय आपात के समय 20 और 21 को छोड़कर लगभग सभी निरस्त कर दिए जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में 19 को भी छोड़ दिया जाता है और बाकी सबको निरस्त कर दिया जाता है। तो यहां तक आप समझ लिए कि जर्मनी से हमने क्या चीजें ली है। अब आप जानते हैं कि 3 तरह की सूचियां होती है। कौन कौन सी सूची, केंद्रीय सूची, या इसी को क्या कहते हैं हम, संघ सूची। संघ जो है केंद्रीय सूची या संघ सूची के विषयों पर केवल और केवल केंद्र यानी संघ की संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन राज्य और कानून दोनों के विवाद, बनाए हुए कानून पर विवाद हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। तो ये समवर्ती सूची, केवल समवर्ती सूची कहां से लिया है हमने, तो कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक, अब ये संयुक्त बैठक क्या है, तो देखें, संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी भी बिल पर, किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाए और वह राष्ट्र के लिए वो विधेयक काफी महत्वपूर्ण हो, तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। प्रश्न पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। किन परिस्थितियों में? यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को पास करने पर मतभेद हो जाए और वो पास ना हो, और वह विधेयक राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण हो, ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाता कौन? तो भारत के राष्ट्रपति, यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य एक ही कैंपस में बैठेंगे, एक ही प्रांगण में बैठेंगे, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्लियर हो गया? अब आगे चलें। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, यह इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है, इसका उल्लेख करेंगे। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो किस अनुसूची में है, आप जान ही गए। तो समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, और संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को कई सारी परिस्थितियों में विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे मौलिक अधिकार जब पढ़ रहे थे तो आपने हम देखा था कि 33 के तहत क्या संसद को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन जो है हमारे संविधान में है। और यह कहां से लिया है हमने? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चीजें हमने समझ लिया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है आप जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश का एक देश है, और इस दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन कहां से लिया? तो अफ्रीका से। क्लियर हुआ? दक्षिण अफ्रीका से। और यह जो है किस भाग में वर्णित है? किस भाग में? भाग 20। क्लियर है? और अनुच्छेद कौन सा है? 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। बात यहां तक समझ गए। अब देखिए राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। अब देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की अनुसूची 4 में इसका वर्णन है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। अब कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, यह प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो दो चीजें हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 का। किसमें है? भाग 4 का या 4A में है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 51A यानी 51 क में। क्लियर हुआ? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे हमने कहां से लिया? रसिया से। और कब लिया था? किस समिति के अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमने मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में जोड़ा। कब जोड़ा? तो 1976 ईस्वी में। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और कौन सा जो है संविधान संशोधन था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में रसिया के संविधान से प्रभावित होकर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में हमने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो ये समझ गए कि रसिया से हमने क्या लिया है। तो मौलिक देश के संविधान से क्या क्या चीजें लिया गया है हमारे संविधान में। तो मुझे विश्वास है कि आज की यह क्लास आपको समझ में भी आई होगी, और एक संविधान से संबंधित
बेहतर नॉलेज धीरे धीरे आप में डेवलप हो रहा होगा। और इस क्लास को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न इस टॉपिक से यदि एक भी प्रश्न पूछे गए तो आपके 1 नंबर पक्के हैं। क्लियर होंगे? दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।